नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने तीसरे अध्याय से संबंधित बात की थी। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी और भूगोल विषय के बारे में तीसरे अध्याय के नोट्स एंड वन लाइनर जो जीके के क्वेश्चंस थे, उनकी बातचीत अपन ने कंप्लीट कर ली। अभी आज के वीडियो के अंदर अपन आपके चौथे अध्याय की बातचीत करेंगे। ठीक है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं, इस चैनल के ऊपर नए हैं, तो प्लीज कृपया करके लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से माफी इसलिए क्योंकि पिछले लगभग महीने से अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आया। इसकी वजह ये है कि गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं गांव चला गया था और गांव में ये सारे उपकरण मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम्म ओके, इतने में शायद आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना। ओके, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, अपना जो अध्याय है वो चौथा अध्याय है और उसका नाम है कृषि। ठीक है ना। इससे संबंधित कौन कौन से आपके पहले तो इसमें नोट्स बन रहे हैं उनकी बातचीत करेंगे और उसके बाद में आपके जो जीके के क्वेश्चन है उनकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। ओके। हाँ, तो पहला ही पहला इसमें अपने जो टॉपिक आता है वो आता है पौधे से परिष्कृत पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो वो आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं शामिल हैं। और अब देखें प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या चीज आती है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन, ये चीज ध्यान रखें, प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ये दोनों शब्द आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित जो चीजें होती है वो आपकी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, जैसे कृषि कार्य करना, मत्स्य पालन करना और संग्रहण करना, ये इसके अच्छे उदाहरण। द्वितीय की क्रिया के अंदर बात करें तो इसके अंदर आपका जो शब्द है वो है प्रसंस्करण। दोनों देखो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण है वो आपकी प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड है। और द्वितीय की क्रिया के अंतर्गत जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण है। ठीक है ना। जो संसाधन प्राथमिक क्रिया के अंदर प्राप्त हुए उनका प्रसंस्करण करना आपका द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना आदि जो क्रिया के उदाहरण है वो आपकी द्वितीय की क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होगा। और उसके बाद में बात करें तृतीय की क्रिया की, तो तृतीय की क्रिया जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे आपके यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, कृषि, विज्ञान तथा ये सारे जो उदाहरण है वो आपकी तृतीय की क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद है आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। आगे, ओके। अब है कृषि शब्द। देखो, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ जो मैं नोट्स आपको ये आ, बनवा के बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी किताब के अंदर से बनाए गए हैं और हर एक तथ्य को शामिल किया गया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इनको पढ़ रहे हैं तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और उसके बाद में इन नोट्स को देखोगे तो आपको बढ़िया अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आगे देखो, एक प्राथमिक, अब जो कृषि है वो कृषि शब्द जो है वो एक प्रकार से प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसके अंदर शामिल है। और विश्व में 50% जनसंख्या है वो कृषि कार्य से संबंधित है। विश्व की बात करें तो 50% जनसंख्या इसके अंदर शामिल है। और भारत की बात करें तो भारत की 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए कृषि के लिए, मृदा होनी चाहिए और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य अंग है। ठीक है। और जिस भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है या फिर फसल का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है कृषिगत भूमि। उसे कौन सी भूमि कहा जाता है? कृषिगत भूमि कहा जाता है। ठीक है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य अंग है, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है। और जिस पर फसलें उगाई जाती है वो कृषिगत भूमि कहलाती है। तो ये दोनों चीजें रिपीट हो गई, तो मैं नोट्स जब इसकी अपलोड करूंगा तो ये दोनों कट कर दूंगा। आगे देखो, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, एगर तथा एग्री। एगर या एग्री
और दूसरा जो शब्द है वो कल्चर है। तो एग्री या एगर शब्द है जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जो शब्द है इसका अर्थ होता है कृषि करने से। तो ये चीज भी ध्यान रखें, एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के एगर या फिर एग्री से बना है, ठीक है ना, एगर या फिर एग्री से इसका निर्माण हुआ है, और जिसका अर्थ जो होता है वो होता है आपका मृदा और कृषि करने से संबंधित। उसके बाद में आपके सामने एक चार्ट है, और चार्ट के अंदर आपकी 8वीं क्लास की पुस्तक के अंदर जो जिस तरीके से दिया है तो मैंने उसको डायरेक्ट यहीं पे लिया है। इसके अंदर शब्द है कल्चर यानी कृषि करने से, इसका मतलब तो हो गया आपका कृषि करना। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर का मतलब हो गया मृदा यानी कृषि कार्य करना या पशुपालन साथ में हो गया इसके अंदर। उसके बाद में सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब हो गया रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक के आय में पूरक हो सकता है, ठीक है, वो चीज है। उसके बाद में पीसी कल्चर है, जो पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, और विशेष रूप से ये तालाबों और पोखरों के अंदर किया जाता है। तो ध्यान रखना पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। विटीकल्चर, ये चीज ध्यान रखना, द्राक्षा कृषि होती है यानी अंगूरों की जो खेती होती है उसको कहते हैं विटीकल्चर, ठीक है। और उसके बाद में हॉर्टिकल्चर है, जो कि आपका उद्यान कृषि से संबंधित होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कृषि के प्रकार। अब देखिए इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग और श्रम तथा प्रौद्योगिकी के स्तर, ये चीज ध्यान रखना है। भौगोलिक मांग, उत्पादन की मांग यानी भौगोलिक दशा, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ठीक है। और पारंपरिक रूप से कम उपज, देखो पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। देखो निर्वाह कृषि जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि कृषक परिवार जो होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कृषि करता है। और दूसरी इसके अंदर कंडीशन ये रहती है कि ये पारंपरिक तौर तरीकों के आधार पर कम उपज के लिए ही कृषि कार्य करते हैं, और निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी इसके अंदर पूरी प्रयोग ली जाती है, और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी घर के लोग मिलकर ही इस कार्य को करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बता रखा है कि निर्वाह कृषि इसको पुनः दो भागों में बांटते हैं, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। सबसे पहले बात करें गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, तो कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम, देखो इसमें क्या चीज है, अधिक श्रम से खेती करता है, और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, ठीक है। और इस कृषि के अंतर्गत चावल मुख्य फसल है, गहन निर्वाह कृषि में ध्यान रखना चावल यहाँ की मुख्य फसल है, और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। और गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहां पे इसको किया जाता है, ठीक है। और निर्वाह कृषि का जो दूसरा पार्ट है आदिम निर्वाह कृषि, और आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो प्रकार की कृषि आती है, स्थानांतरित कृषि और चलवांशी पशुचारण। जैसे कि चार्ट में आपको अच्छे से बताया गया है, पहले स्थानांतरित कृषि है, दूसरा चलवांशी पशुचारण है। तो देख लेते हैं किस तरीके से है ये। देखो स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, अमेजन वन है वहां पे बहुत अधिक वन है, और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। तो पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ होती है, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका वाला क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में इस प्रकार की जो कृषि है वो प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद में ये भारी वर्षा वनों और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, और वृक्षों को काट, अब इसमें कंडीशन क्या चीज रहती है, ध्यान वो देखना है कि वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर लिया जाता है, तब राख और मृदा उसके बाद में उसको राख जो होती है उसको मृदा के अंदर मिला देते हैं, तथा मक्का, रतालू और कसा जैसी फसलों को उगाया जाता है। सीधी सिंपल भाषा में समझो, इसमें होता क्या है कि ये जो स्थानांतरित कृषि है वो एक प्रकार की आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आने वाला पार्ट है, और इसमें होता ये है कि जो कृषक होते हैं वो एक भूखंड के ऊपर जितने भी वन वगैरह होते हैं उनको काट कर जला देते हैं, फिर पीछे बची हुई राख को मिट्टी में मिला देते हैं, और वहां पे 1-2 साल कृषि कार्य करते हैं, और उसको करने के बाद में उन्हें लगता है कि इस भूमि की उपजाऊपन जो क्षमता है वो खत्म हो गई है,
और यही प्रक्रिया वो आगे अपना लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है। और अब ये जो स्थानांतरित कृषि है, इस कृषि के अंदर क्या होता है कि नए भूखंड पर चले जाते हैं, स्थान बदल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। और अन्य एक इसका नाम है कर्तन एवं गहन कृषि। ये थोड़ी चीज आपको ध्यान रखनी, कर्तन एवं गहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तलवासी पशुचारण, देखो तलवासी पशुचारण के अंतर्गत देखो, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अंदर ये कृषि प्रचलित है। और इस प्रकार के अंदर इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। और गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। और ये पशु चारक उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अंदर जो है वो पशु चराने वाले जो लोग हैं इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। आगे देखो, जैविक कृषि क्या होती है। देखो, जैविक कृषि किस तरीके से, क्या जैविक कृषि का प्रक्रिया है वो देख लो। हाँ, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैविक कृषि का मतलब होता है कि रासायनिक खाद जहाँ प्रयोग होती है, रासायनिक की जगह जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है जैविक खाद, यानी गोबर की खाद वगैरह ये जो होती है, इसका प्रयोग करना आपका क्या कहलाता है, जैविक कृषि कहलाता है। ठीक है। और स्थानांतरित कृषि के विश्व के अंदर कुछ अप्रचलित भाग है, वो देख लो। ये चीजें आपके थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है कि स्थानांतरित कृषि जो झूमिंग है वो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में की जाती है। जैसे भारत का ऊपरी वाला जो हिस्सा है ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे अपनी जो कृषि है वो है झूमिंग। ठीक है। मिल्पा जो है मैक्सिको के अंदर है, तो म से मैं याद रखें, मैक्सिको, मिल्पा जो अपनी है वो मैक्सिको के अंदर है। ठीक है। और रोका जो है वो आपके ब्राजील में है। और लदांग जो है वो आपके मलेशिया के अंदर की जाती। उसके बाद में ध्यान रखो, वाणिज्यिक कृषि के अंदर क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है। देखो, वाणिज्यिक कृषि में फसल का उत्पादन, पशुपालन, बाजार में बिक्री किया। देखो, फसल उत्पादन और पशुपालन जो किया जाता है वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। और इसके तीन भाग है। ठीक है ना, इसके तीन भाग कौन कौन से हैं। अनाज कृषि, कौन से भाग है, अनाज, मिश्रित और रोपण। अब देख लो अनाज के अंदर क्या चीजें हैं कि भाई इसमें वो फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। ठीक है ना, कौन कौन सी, गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र है। और ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। और अत्यधिक ठंड वदन काल में बाधित रहती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। उसके बाद में बात करें मिश्रित कृषि की, तो देखो, मिश्रित कृषि का मतलब है कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन के लिए भी किया जाता है। और ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित। देखो, इसमें क्या होता है, भोजन के लिए अनाज का उत्पादन होता है, प्लस चारा, प्लस पशुपालन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। और उसके बाद में आता है रोपण। रोपण कृषि क्या होती है। देखो, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि, जिसके अंदर आपकी चाय, देखो चाय, कहवा, काजू, रबड़ और केला, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। और रोपण जो कृषि होती है इसके अंदर श्रम और पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। और इस कृषि के अंदर परिवहन का जाल होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। ठीक है ना। और रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये चीज भी थोड़ी ध्यान रखना कि इसके उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पे रोपण कृषि कार्य अधिक किया जाता है। मलेशिया के अंदर रबड़ का किया जाता है, ब्राजील में कहवा, और भारत के अंदर और श्रीलंका के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है, वो की एक प्रकार की क्या है, रोपण कृषि। अब अपन बात करेंगे मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो इसके अंदर मुख्य फसलों की बात कर लेते हैं। गेहूं, चावल, मक्का जो एक प्रकार से आपकी जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं जो खाने के लिए उपयोग ली जाती है। और जूट, कपास रेशेदार फसलें, जूट और कपास रेशेदार फसलें, और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें मानी जाती है। कॉर्नर में आपके देखो, मक्का को कॉर्न कहा जाता है।
यहाँ पे आपको दे रखा है। जो मक्का होता है उसको कॉर्न के नाम से जाना जाता है और विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। तो ध्यान रखना कॉर्न जो शब्द है वो आपके मक्के से संबंधित है। अब एक एक फसल की बात कर लेते हैं जो आपकी इसके अध्याय के अंदर आई हुई है। देखो चावल के अंदर ध्यान रखना है, ये विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ध्यान रखना विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। अधिकांश लोग है वो चावल खाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। अब चावल के लिए कंडीशन क्या है कि उच्च तापमान होना जरूरी है, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यह फसल चीकयुक्त जलोढ़ मिट्टी में होती है। ध्यान रखना चीकयुक्त जलोढ़ मिट्टी में होती है और उस मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये जल रोकने की क्षमता हो, उसके अंदर ये अच्छे से उगाई जा सकती है। चीन चावल उत्पादन के अग्रणी है और उसके बाद में आपका भारत, भारत के बाद में जापान, उसके बाद में श्रीलंका और उसके बाद में मिस्र जो देश है वो आपके इसके अंदर अग्रणी उत्पादक देश है। तो ध्यान रखना चीन पहले नंबर पे, उसके बाद में भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। और अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर एक वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार फसलें उगाई जा सकती है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, यहाँ पे अनुकूल जलवायु दशा होने के कारण बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र के अंदर चावल का जो उत्पादन है 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती है एक वर्ष के अंतर्गत। आगे बात करें गेहूं की। गेहूं वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा के सस्य कर्षण का मतलब है फसल की कटाई के समय तेज धूप होनी चाहिए। तो ये इसकी आवश्यक कंडीशन है कि मध्यम तापमान होना चाहिए, मध्यम वर्षा होनी चाहिए, सस्य कर्षण यानी फसल की जब कटाई हो तब धूप की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छा होता है। और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और अगर भारत की स्पेशली बात करें तो भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन शीत ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है? शीत ऋतु के अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी आप दिमाग में सेट रखना कि शीत ऋतु में भारत में गेहूं का उत्पादन। और मिलेट जो है वो मिलेट मोटे अनाज के रूप में प्रचलित है और इसके अंदर कम उपजाऊ मोटे अनाज में जैसे आपका बाजरा, मक्का, जवार ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन ये है कि कम उपजाऊ वाली मिट्टी होगी ना तो भी चलेगी और बलुई मृदा में इसको उगाया जा सकता है। इसीलिए तो अपने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे अधिक उगता है और यहाँ पे बलुई मिट्टी है, ठीक है ना। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो देखो कोई ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल मध्यम बारिश होती है ना और मध्यम तापमान और सूर्य के प्रकाश से ही ये आसानी से पक जाती है। और इसके अंदर जवार है, बाजरा है, रागी है, भारत में उगाए जाते हैं। इसके बाद में नाइजीरिया, चीन, नाइजर अन्य उत्पादक देश, ठीक है ना। मक्का, ठीक है ना, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है और इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत में और मैक्सिमम उगाया जाता है। और ये मैं कॉर्न वाली चीज आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मक्का के लिए भी ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है और विशेषकर इसमें ये जो आपके शब्द आए हैं कॉर्न वगैरह तो ये भी आपके माइंड में होने चाहिए। इसके बाद में है कपास। देखो कपास, इसकी वृद्धि के लिए तापमान उच्च होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, हल्की बारिश होनी चाहिए और इसके अंदर 200 से लगभग 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें पाला रहित दिन हो। पाला का मतलब है सर्दियों के मौसम में अगर ज्यादा बारिश होती है तो कुछ फसलें ऐसी होती है जो बारिश नहीं, ठंड, ज्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में तो वो उस ठंड का शिकार हो जाती है और फसलें नष्ट हो जाती है। 200 से 210 दिन पाला रहित दिन होने चाहिए और तेज चमकीली धूप होनी चाहिए कपास के लिए। और ये काली और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छे ढंग से उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास अग्रणी उत्पादक है। और कपास जो है वो आपके सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो ध्यान रखना कपास किस उद्योग के लिए कच्चा माल देता है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका पटसन। इसको सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो आपके पटसन को कहा जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगती है और उच्च तापमान, अधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। और ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है। पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पर आपका जो है वो बांग्लादेश है जहाँ पे सबसे अधिक पटसन का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में देखो आपका जो है वो है कॉफी। देखो
इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है कि इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल की आवश्यकता होती है। ब्राजील जो है वो आपकी कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है वो आपके अग्रणी उत्पादक देश है। पहले नंबर पे ब्राजील, दूसरे नंबर पे आपका कोलंबिया और तीसरे नंबर पे आपका भारत कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में चाय, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, ढाल, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये आपने सारे इसके अंदर देख लिए होंगे किस तरीके से कैसे आपकी चीजें रहती है। ठीक है ना। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका यहाँ पे छुप गया है कुछ जानकारी। ओके, वापस पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम्म देखो, अब यहाँ पे अपने नोट्स दो थे वो सारे अपन ने पढ़ लिए। अभी देखो यहाँ पे एक स्टोरी है कि कॉफी के पौधे की खोज कैसे हुई, ये जानकारी है कि कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में एक काल्दी नामक व्यक्ति था, काल्दी, ठीक है ना, और वो अरबवासी जो बकरियां चराने का काम करता था और उसकी बकरियां बहुत ही उछल कूद करती थी और उन्हें देखकर वो काफी परेशान था। एक दिन बकरियां ऊंची कूद कूद के जिस फल को खाया करती थी या जिस पेड़ के पत्तियों को या खाया करती थी, जिन फलियों को खाया करती थी, एक दिन इसने भी उनको चख लिया और चख कर इसने काफी आनंद महसूस किया, आनंद भाव लगा इसको और उसके बाद में इसने पूरे संसार को बताया कि मैंने इस तरीके से खाया और आपकी कॉफी की खोज कर दी। तो ये कहानी है, आपने अच्छे से देख ली होगी। उसके बाद में महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो सारे देख लेते हैं। देखो, ये जो तीन प्रश्न है वो तो अपने बने हैं इस पुस्तक के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनके अंदर से। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है? उद्यान कृषि का अर्थ है फल एवं सब्जियों को उगाना। ठीक है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या हो गया? पटसन को कहा जाता है। और कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है वो आपका ब्राजील है। ब्राजील के बाद में आपका क्या नाम है उसका, कोलंबिया, और भारत प्रमुख उत्पादक देश है। इसके बाद में लैटिन शब्द एग्री का अर्थ क्या है? मृदा होता है। लैटिन शब्द एग्री का अर्थ होता है मृदा, और लैटिन शब्द कल्चर का मतलब होता है कृषि करना। और पौधों से परिष्कृत उत्पादन तक उत्पादक तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? 3 प्रकार की। प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित कौन सी क्रिया प्राथमिक, और प्रसंस्करण से संबंधित कौन सी क्रिया है? तो द्वितीय क्रिया इसके अंदर सम्मिलित होगी। और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के अंदर जो सेवा प्रदान करने की जो क्रिया सम्मिलित होती है तो वो होती है आपकी तृतीयक क्रिया। ठीक है। और यातायात, बीमा, बैंक, विज्ञापन, जो ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है वो आपकी तृतीयक क्रिया के अंदर सम्मिलित होगी। कृषि व पशुपालन जो है वो अपनी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन किस प्रकार की कृषि में होगा? तो ये होगा आपकी सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर है वो सेरीकल्चर के अंदर रेशम कीटों का और उत्पादन किया जाता है। पिसीकल्चर जो है वो आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। और वर्टिकल्चर जो है वो अंगूरों की खेती से संबंधित है। और द्राक्षा कृषि जो है वो अंगूरों की खेती को ही कहा जाता है। ठीक है ना। अंगूरों की खेती का दूसरा नाम अगर बात करें तो द्राक्षा कृषि होगा और इसको अंग्रेजी में वर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है हॉर्टिकल्चर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल, सब्जियों व फूलों को उगाना आपका एक प्रकार से हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसको अपन उद्यान कृषि कहते हैं। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। और किसान द्वारा छोटे भूखंड पर एक वर्ष में अधिक फसलें उगाई जाने वाली जो होती है वो आपकी गहन निर्वाह के अंतर्गत आती है और ये गहन निर्वाह कृषि का ही भाग है। स्थानांतरित कृषि और चलवांशी पशुचारण आपके आदिम निर्वाह कृषि के अंदर आते हैं। और भारत के किस भाग में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये कृषि प्रचलित है। और इसी कृषि का एक अन्य नाम है, उत्तर पूर्वी के अंदर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है भारत में उसको कहा जाता है झूमिंग कृषि कहा जाता है। जैसे कि आगे आपके इसमें दिया हुआ है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। ठीक है ना। और यही स्थानांतरित कृषि जो है इसको अन्य एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कर्तन एवं दहन। क्या नाम है? कर्तन एवं दहन। और मिल्पा जो है वो मेक्सिको के अंदर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम है। रोका जो है ब्राजील के अंदर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम है। और लदांग जो है वो मलेशिया के अंदर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार की आदिम कृषि है जो खेत बदल बदल करके की जाती है। और भारत के अंदर बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पे ये कृषि कार्य किया जाता है।
जिसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है। और स्थानांतरित कृषि है, इसी को कर्तन एवं धैन कृषि कहते हैं। और मेक्सिको के अंदर मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राजील के अंदर रोका के नाम से, और मलेशिया के अंदर इसको जाना जाता है लदांग के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, जब फसल एवं पशु पालन केवल उत्पादन जो किया किया जाता है वो केवल बाजार में बेचने के उद्देश्य से अगर किया जाता है तो ऐसी कृषि को कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। और वाणिज्यिक जो शब्द है इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है व्यापार करना। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यापार करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यापार करना। ठीक है, जब भूमि का उपयोग भोजन व चारा उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है तो इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, और जिस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं रोपण कृषि, क्योंकि रोपण कृषि के अंदर पौधों को रोप कर पहले उगाया जाता है एक क्यारी के अंदर, फिर दूसरी क्यारी के अंदर उसको रोपा जाता है, तो इसके अंदर अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये विशेष ध्यान रखना कि कौन सी कृषि होती है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। चाय, कहवा, खड़, मतलब कपास, गन्ना, ये जो सारी है वो आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। और विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है, तो ये आपकी चावल है। और चावल के अंदर चीन जो है वो आपका प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश है। भारत में किस ऋतु के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो शीत ऋतु के अंदर किया जाता है। और भारत में उगाया जाने वाला प्रमुख मोटा अनाज जिसे अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं, कौन कौन सी है, तो पहले नंबर पे बाजरा, ज्वार और रागी जो है वो भारत के अंदर मुख्य रूप से मोटे अनाज के रूप में उत्पादित की जाती है। मक्का को अन्य नाम से कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला जो देश है वो आपका अमेरिका है। और सुनहरा रेशा के नाम से जाने वाली जो आपकी फसल है वो पटसन है, जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो महत्वपूर्ण कच्चा माल जिस फसल से आपके तैयार होता है वो आपका है कपास। ठीक है ना, कपास सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। ठीक है ना, और उसके बाद में विश्व के कॉफी के अंदर उत्पादन में अग्रणी उत्पादक देश कौन से, तो ब्राजील, कोलंबिया और भारत। ठीक है, और उसके बाद में कृषि के प्रकार का ये चार्ट है जो मैंने आपके इस ये प्रस्तुत कर दिया ताकि आपके रिवीजन अच्छी तरीके से हो। ठीक है ना, तो ये थे